Welcome to one and all inquiry classes. Myself Nikhil Sharma. Today we are discussing a very important topic of chemistry, that is concentration terms. देखो भाई, concentration terms में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जिनकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि हमारे सोल्यूट या सॉल्वेंट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो किन किन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज मास परसेंट. मास परसेंट जिसको हम वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं. सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट जिसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं. द थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट. ठीक है, जिसको हम मास बाय वॉल्यूम परसेंट को ऐसे लिख सकते हैं. द फोर्थ वन इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल चाय. नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. एक हमारा मोलैरिटी जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक एक करके हम इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मास परसेंट के बारे में. ठीक है, मास परसेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास मतलब भाई हमें कोई भी ना वो क्या दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा कोई. अब उसमें बोलेगा कि इसमें इस चीज का परसेंटेज बताओ भाई कितना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं और इस कार्बन डाइऑक्साइड में आपसे पूछने लग जाऊं कि मेरे को कार्बन की परसेंटेज बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी है. तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, मास परसेंट की हेल्प से. कैसे निकालेंगे ये देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज मास परसेंट. भाई मास परसेंट में कैसे निकालना है, किसी भी चीज का अगर हमें मास परसेंट निकालना हो, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन के अंदर, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. देखो, मास परसेंट को हम वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं. मतलब ऊपर भी वेट आएगा और नीचे भी वेट आएगा. ऊपर किसका वेट आएगा, जिसकी वो परसेंटेज हमसे पूछेगा. अगर वो किसी सॉल्यूट की पूछ रहे हैं तो आप ऊपर मास लिखोगे सॉल्यूट का. अगर वो सॉल्वेंट की पूछेगा तो आप इसी सॉल्यूट की जगह ऊपर सॉल्वेंट का मास लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे सॉल्यूशन के मास से. और 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंट. परसेंट की वजह से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए आपसे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड में मेरे को कार्बन का परसेंटेज बताओ कितना है. तो आप क्या करोगे, कार्बन का मास देखोगे कितना है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास उसका ट्वाइस, कितना हो जाएगा 12. तो सॉल्यूट का मास तो हमारे पास 12 है, मगर सॉल्यूशन का मास कितना होगा, कार्बन का मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 का 32, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 44 आ जाएगा. 12/44 इंटू 100. ऐसे हम क्या बता सकते हैं, कार्बन का परसेंटेज बता सकते हैं. ऐसे ही वो आपसे ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है या किसी भी चीज का. ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना है. क्या, वो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा. आपको थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि क्वेश्चन में ना आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि आपके पास शुगर सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वेट. तो इस चीज का ना मतलब पता होना चाहिए कि 10% शुगर सॉल्यूशन वेट बाय वेट का मतलब क्या है. इसका मतलब है वो आपको बताना चाह रहा है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है. कितने में परसेंटेज है, तो हम कहेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में.
ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। इस 10% वेट बाय वेट का मतलब ये है। दूसरी बात एक और याद रखना कि ये जो आप मास परसेंट में मास लोगे, ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। ठीक है भाई, चलो अब हम चलते हैं सेकेंड कंसेंट्रेशन यूनिट की तरफ, जो हमारी क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या करना है हमें? ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना। देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में जैसे मास परसेंटेज में हम ऊपर भी मास ले रहे थे और नीचे भी मास ले रहे थे, ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में आप ऊपर भी वॉल्यूम लोगे और नीचे भी वॉल्यूम लोगे। किसका? भाई जैसे मास ऊपर उसका ले रहे थे जिसकी परसेंटेज वो निकलवा रहा था, या तो सोल्यूट या सोलवेंट। ठीक इसी तरीके से ऊपर भी हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, या अगर वो सोलवेंट की वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा तो आप सोलवेंट की वॉल्यूम ले लोगे। और नीचे आप हमेशा कंपेयर करोगे किससे? सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। ठीक, मास के लिए हम जो वेट ले रहे थे अपना, वो ग्राम में लेते हैं, और वॉल्यूम किस में लेते हैं? एमएल में। वॉल्यूम किस में लेते हैं? एमएल में। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिस तरीके से मास परसेंटेज में हमने देखा था कि 10% शुगर सॉल्यूशन दिया था उसने हमें, ठीक इसी तरीके से वो हमें इसमें कैसे लिख के देगा? वो लिख के दे देगा HNO3 का सॉल्यूशन है आपके पास 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब होगा भाई? अब वॉल्यूम को तो ये नहीं बोलोगे ना 10 ग्राम, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 20 ml HNO3 है। कितने में? 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, या तो वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन देगा कि आपका सॉल्वेंट ये है, मैं HNO3 को इथेनॉल में डाल रहा हूं, मैं HNO3 को इसमें डाल रहा हूं, उसमें डाल रहा हूं। वरना अगर वो आपको गिवन नहीं देता है तो आपको हमेशा क्या लेना है कि हमने HNO3 को किसमें डाला है? वाटर में। तो हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा अगर गिवन नहीं है तो हम वाटर ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में भी शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो थर्ड कंसेंट्रेशन यूनिट है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या करना है हमें? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या लिखा है? वेट बाय वॉल्यूम। मतलब ऊपर आपको क्या लेना होगा? ऊपर हमें लेना होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, या अगर वो सॉल्वेंट कहेगा तो आप ऊपर सॉल्वेंट का वेट लोगे। नीचे क्या लोगे? वेट बाय वॉल्यूम है तो नीचे आप वॉल्यूम ही लोगे, किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, वेट को हम किस में लिखेंगे? ग्राम में, और वॉल्यूम को एमएल में। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे देगा आपको? इसमें परसेंटेज में कैसे गिवन देगा? वो बोलेगा HNO3 का सॉल्यूशन है 20% वेट बाय वॉल्यूम का। तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, ये तीनों चीज काफी सिमिलर सी हैं भाई, और इनके नाम से ना आप इनका फॉर्मूला बता सकते हो। वेट बाय वेट मतलब ऊपर भी वेट लेना है और नीचे भी वेट लेना है। मैंने कहा कि आप हर कंसेंट्रेशन टर्म को कंपेयर करोगे हमेशा किससे? सॉल्यूशन से, बट एक्सेप्ट वन, दैट इज मोलेलिटी। वो जब आएगा हम तब देखेंगे। ठीक, और ऊपर आपको क्या लेना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम ऊपर वॉल्यूम ले लेंगे, और वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम। मैं फोर्थ कंसेंट्रेशन यूनिट की तरफ चलता हूं, जो हमारी क्या है? पीपीएम। पीपीएम की हमारी फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एक तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हम इस कंसेंट्रेशन यूनिट को कब यूज करेंगे? जब हमारे सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो बहुत बहुत कम होगा, तब हम अपनी पीपीएम वाली कंसेंट्रेशन यूनिट का यूज करेंगे। कब? जब
सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा लेस होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये पीपीएम जो है ना, ये कोई अलग चीज नहीं है। पीपीएम एक तरीके से आप वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को पीपीएम में ही क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ध्यान किस बात का देना है, ध्यान इस बात का देना है, यहां पर क्या लिखा है, मिलियन। अब तक आप पढ़ रहे थे परसेंट, ये लिखा है मिलियन। मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के, और 10 लाख में कितनी जीरो आती है, 6। तो मिलियन के लिए आपको जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियन के लिए 10 की पावर 6 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर आपको पीपीएम को किस में लिखना हो, वेट बाय वेट में लिखना हो, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, वही मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। बट जब परसेंट होता था तो हम इनटू 100 करते थे, पर यहां पर क्या है, परसेंट नहीं है पर मिलियन है, तो मिलियन के लिए हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या चलता हूं, अपनी एक बात और बताता हूं, चलो आपको पीपीएम में देखो, कभी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि 2 पीपीएम ऑक्सीजन है आपके पास इन वाटर, ठीक है, 2 पीपीएम ऑक्सीजन डिजोल्व है इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है, 2 पीपीएम का मतलब होगा भाई कि 2 ग्राम, जो भी चीज वो बोलेगा ऑक्सीजन वगैरह एनीथिंग, कि 2 ग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व इन, अगर परसेंट होता है 2% होता तो मैं लिखता 2 ग्राम इन 100 ग्राम, बट उसने क्या कहा है 2 पीपीएम, तो मतलब 2 ग्राम इन पीपीएम के लिए क्या लगाते हैं 10 की पावर 6 इतने सॉल्यूशन में, इतने ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगी। ठीक, ये 4 कंसेंट्रेशन यूनिट अगर आपको समझ में आ गई है तो हम अगली कंसेंट्रेशन यूनिट की तरफ चलते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय सिंपल चाय। ठीक है, ये चाय नहीं है, चाय है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आप इस कंसेंट्रेशन यूनिट का भी नेम ध्यान से देखोगे तो शायद आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। मोल के फ्रैक्शन की बात कर रहा है भाई, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब समथिंग इज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब कुछ किसी चीज को अगर आप डिवाइड वगैरह कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, वो मोल्स का ना फ्रैक्शन पूछ रहा है। अच्छा, मैंने एक बात बताई, आप हमेशा सारी कंसेंट्रेशन यूनिट को किससे कंपेयर करोगे, सॉल्यूशन से, तो वो मोल का फ्रैक्शन पूछेगा, या तो सॉल्यूट के मोल का फ्रैक्शन पूछेगा या सॉल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन पूछेगा। आपको किससे डिवाइड करना होगा, सॉल्यूशन के मोल्स से। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपसे पूछता है, मैं ये जो बी लिख रखा है, बी डिनोट कर रहा है सॉल्यूट को, और जो मैं ए लिखूंगा, ए डिनोट करेगा हमारे सॉल्वेंट को। ठीक है, अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, किसमें, सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई, सॉल्यूट के मोल्स को देखो, जो मोल्स होता है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और मैंने कहा सॉल्यूट के लिए मैं बी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉल्यूट को बेस में। ठीक, और नीचे लिखने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना होगा, एक तो हमारा सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट।
तो इन दोनों चीजों से मिलकर बनाए, अगर मैं इन दोनों के मोल्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तरीका है अगर वो हमसे पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह वो क्या पूछ ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ ले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए सिंबल डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, ऊपर आप मोल्स रखोगे किसके, सॉल्वेंट के, और नीचे हम मोल्स रखेंगे किसके, सॉल्यूशन के। ठीक, ये तो बात है भाई मोल्स कैसे निकालने हैं। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप कि अगर आप सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड करते हो तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के। कैसे आप देख भी सकते हो, देखो सॉल्यूट के मोल्स ये हैं, सॉल्वेंट के मोल्स ये हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं क्या करता हूं, चलो इसको रब करके बताते हैं। देखो सॉल्यूट के मोल्स मैंने ये निकाले थे, NB अपॉन Na प्लस NB। मैं क्या कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर रहा हूं। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है प्लस ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, बेस सेम है हमारा, है एलसीएम आ जाएगा Na प्लस NB और ऊपर आएगा Na प्लस NB। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1, और इधर क्या है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सपोज उसने कोई भी आपको एक न्यूमेरिकल दिया, उसमें आपसे कह रहा है आप सॉल्यूट के भी मोल्स निकालो और आप सॉल्वेंट के भी मोल्स निकालो। कंडीशंस आपको गिवन देगा कि इतना ग्राम ये है, इसका ये वाली चीज है, HCl वगैरह, आप मोलर मास वगैरह करके मोल्स वगैरह निकाल सकते हो। मोल्स कैसे निकालेंगे चलो वो भी मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, पर मतलब आपको सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों के मोल्स पूछ रहा है वो, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूट के मोल्स निकाल लोगे या सॉल्वेंट के किसी एक के मोल निकाल लोगे। कैसे, जो मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखा इसकी हेल्प से। अब जब सॉल्वेंट के मोल्स निकालने होंगे ना तो दोबारा से इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं यूज करना भाई, हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, सपोज आपके सॉल्यूट के मोल्स है 0.7 और सॉल्वेंट के निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना, इस 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे। ठीक, चलो अब इसमें ना मोल्स बहुत हो रहा है जब से, तो हम मोल्स निकालने का तरीका देख लेते हैं। देखो मोल्स क्या होते हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में तो अभी तुम्हें बता नहीं रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मोल्स को हम स्मॉल एन सिंबल से डिनोट करते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, क्या कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल से देख लो। सपोज आपको उसने गिवन दिया 16 ग्राम मीथेन, उसने आपको गिवन दिया 16 ग्राम मीथेन और पूछ रहा है 16 ग्राम मीथेन में मेरे को क्या बताओ, मोल्स बता दो भाई कितने। तो आपको कुछ नहीं करना, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास कितना है भाई मीथेन का, 16 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालोगे भाई, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, तो ऊपर भी 16 और नीचे भी 12 और 4 16, दोनों कट जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास, 1 आ गए। इसी तरीके से आप किसी भी चीज के मोल्स वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, मोल्स के ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे पूरे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वहां पे हम सीखेंगे सही से कि मोल्स वगैरह कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहां तो मैं वेट की बात कर रहा हूं। अगर वॉल्यूम वगैरह गिवन दे देगा एट एसटीपी वगैरह पे तब कैसे मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सब हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में भी बता दिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोलेरिटी। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर ये जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं ये 11th और 12th केमिस्ट्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही बार पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरी गारंटी है जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसको एक भी कंसेंट्रेशन टर्म में दिक्कत नहीं आने की। ठीक है,
मोलैरिटी को हम कैपिटल एम सिंबल से डिनोट करते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए। अब मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी है भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, जो मेरा सॉल्यूशन है उस, ठीक है। चलो, तो हमारा मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, जो हमारा सॉल्यूशन है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है यहां पे वो ये कि जो आप नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे वो लीटर में होगा, ठीक है, वो लीटर में होगा। और आप हमेशा मेरी बात याद रखना, 99% वो आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में देगा, तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं एन से लिख देता हूं, सॉल्यूट के लिए मैंने बी लगा दिया, और ये क्या है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। ध्यान ये रखना है कि ये वॉल्यूम लीटर में होगा, ठीक है। आप मोल्स का फॉर्मूला खोल के इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो। मोल्स का फॉर्मूला कैसे, जैसे मैंने अभी भी लिखा था कि मोल्स निकालने के लिए गिवन मास मतलब वेट सॉल्यूट का, और नीचे मोलर मास इनटू यहां पर हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू लीटर। अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होगा तो इसी को मैं लिख देता हूं, अगर वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में गिवन है देन आप इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो, ठीक। अब एक लास्ट चीज जो यहां से रह गई है वो ये, आपको मोलैरिटी की यूनिट पता होनी चाहिए। भाई मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, बहुत सिंपल है, ऊपर के लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, डिवाइड में लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। और कभी कभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपको क्या दे सकता है, डायरेक्ट मोलैरिटी को ऐसे नहीं लिख के देगा 3 मोल पर लीटर, आपको ऐसे लिख के दे देगा 3 कैपिटल एम, क्योंकि हमने अभी भी बताया आपको मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम सिंबल, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी हमारी, मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन यूनिट क्या है हमारी, मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको एक बात कही, आप सभी कंसेंट्रेशन यूनिट को कंपेयर किससे करोगे, सॉल्यूशन वगैरह के वॉल्यूम वगैरह या किसी भी चीज से, पर डिवाइड में सॉल्यूशन होगा। पर मोलैलिटी एक ऐसी कंसेंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्यूशन से कंपेयर नहीं करेंगे, हम किससे कंपेयर करेंगे, सॉल्वेंट से। क्या होता है मोलैलिटी कि मेरे सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नीचे क्या आएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो सॉल्वेंट का वेट होगा वो केजी में होगा, ठीक है। चलो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अगर वेट ग्राम में दिया होगा तो आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं तो मोल्स को लिख सकता हूं एनबी और वेट को लिख सकता हूं WA। ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, सॉल्वेंट को, होना किसमें चाहिए ये, केजी में। मोल्स को और खोल के लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और करके आप लिख सकते हो, अगर आपको वेट ग्राम में गिवन हो तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इफ वेट इज गिवन इन ग्राम्स।
और ये भी 99% मेरे से लिख के ले लो, वो आपको क्या देगा, वेट हमेशा ग्राम में गिवन देगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। इसके बाद दूसरी चीज, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है भाई, जैसे अभी मोलैरिटी की देखी थी, ऐसी मोलैरिटी की भी देख लेते हैं। मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, और नीचे क्या है, वेट, वेट की यूनिट केजी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर केजी। और जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था, मोलैरिटी को वो आपको कैपिटल एम से भी डिनोट करके दे सकता है। इसी तरीके से यहां पर भी आपको ऐसा मिल सकता है कि 3m एक्वस सॉल्यूशन या 3 मोलल भी बोल देता है वो। मोलैरिटी के लिए 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकता है, और मोलैरिटी के लिए मोलर बोलेगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, वो हमसे ये पूछता है कि वाई मोलैरिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। क्या बोला मैंने कि हमारी जो मोलैरिटी है वो क्यों अच्छी है मोलैरिटी से, मोलैरिटी बढ़िया है मोलैरिटी से, वाई। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारी मोलैरिटी होती है, देखो दोनों के फॉर्मूले में ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, तो उससे तो दोनों में सेम ही चीज है, तो उससे तो भूल जाओ। एक में नीचे है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरे में बेस में है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो होता क्या है, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो मेरा वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ वगैरह भी पढ़ा होगा आपने। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बदलता हूं तो मेरा वॉल्यूम बदल जाता है, इसीलिए अगर मेरा टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है वो भी बदल जाएगी। पर अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो वो तो वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करती, वो तो किस पर डिपेंड करती है, वेट पर। और टेम्परेचर के बदलने से हमारे मास या वेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मोलैरिटी बढ़िया है किससे, मोलैरिटी से, क्योंकि मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो जो मेरी मोलैरिटी है क्या वो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम इज इंक्रीजेस एंड मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी मेरी घटेगी, ठीक। एक भी चीज में अगर इतना सा भी डाउट हो ना, कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलता हूं मैं, जो हमारी क्या है, नॉर्मेलिटी। क्या है, नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी को समझना बहुत आसान है, मगर उनके लिए जिन्होंने मोलैरिटी जिनको समझ में आ जाएगी। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन सिंबल से। मैंने कहा नॉर्मेलिटी को समझना बहुत आसान है उनके लिए जिनको मोलैरिटी समझ में आ गई। मैं यहां पे मोलैरिटी का ना फॉर्मूला लिख देता हूं। ऊपर होते हैं मेरे मोल्स और नीचे होता है मेरा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के। ये नॉर्मेलिटी काफी हद तक किससे सिमिलर है, मोलैरिटी से। कैसे, देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता इसमें, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने अभी भी आपसे कहा कि ये बिल्कुल सिमिलर है काफी हद तक किसके, मोलैरिटी के। बस क्या चेंज है, देखो नीचे तो दोनों में क्या है, सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम है, वो भी लीटर में। ऊपर उसमें होते हैं सॉल्यूट के मोल्स, और इसमें है सॉल्यूट के क्या, इक्विवेलेंट। अब अभी तो हमने सीखा था मोल्स कैसे निकालते हैं, अब इक्विवेलेंट एक और बला आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है। मोल सीख लिया ना। देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
ठीक ठीक इसी तरीके से आप इक्विवेलेंट निकालना है। ऊपर क्या लिखा इक्विवेलेंट के लिए, सॉरी मोल्स के लिए क्या लिखा था, गिवन वेट, यहां पर भी गिवन वेट होगा। बस डिवाइड में आपने क्या करा, मोल्स के लिए गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट करा या मोलर मास करा, क्योंकि हम मोल्स की बात कर रहे थे। यहां पर मैं मोल्स की बात नहीं कर रहा, मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं। तो मोलर मास नहीं, मैं डिवाइड में क्या करूंगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब मोलर मास को निकालना तो मैं सीख गया था, सबके मासेस को प्लस कर दिया था। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, आओ ये भी सीखते हैं। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, हमारे मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, एन फैक्टर से। अब भाई मोलिकुलर मास तो पता है, पर ये एन फैक्टर क्या हो गया। चलो पहले मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूं फॉर्मूले को, उसके बाद एन फैक्टर देखते हैं एन फैक्टर क्या बना है। ठीक, देखो इक्विवेलेंट वेट इधर लिखता हूं भाई मैं फॉर्मूला, ऊपर लिखे हैं मैंने इक्विवेलेंट और नीचे लिखा है मेरा वॉल्यूम। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है W अपॉन इक्विवेलेंट मास, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, वो भी लीटर में। और इसी इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिखना है, मोलिकुलर मास, उसको डिवाइड करना है एन फैक्टर से। आप डिवाइड करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी एन फैक्टर की मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूं। अब अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो स्पेस थोड़ा कम है, मैंने यहां साइड में लिखा है, समझ लेना भाई। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये इतना जो फॉर्मूला बना है ना, ये किसका बन गया, ये तो मोलैरिटी का ही बन गया। बस चेंज क्या आया, मोलैरिटी में मल्टीप्लाई करिए किसकी, एन फैक्टर की। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हो नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी के बराबर ही है, बस एक मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, एन फैक्टर की। अब हम देखते हैं कि एन फैक्टर क्या है, मतलब एन फैक्टर को कैसे निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, कोई हार्ड चीज नहीं है। एन फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, एसिड, बेस और सोल्ट, तीन चीज लिखी है मैंने यहां पर। एसिड के लिए आपको ये चेक करना है कि आपको एसिड कितने H+ आयंस दे रहा है। जितने वो H+ आयंस देगा उतना उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा एन फैक्टर। बेस के लिए आपको क्या चेक करना है, वो कितने OH- आयंस दे रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। सोल्ट के लिए क्या देखना है, सोल्ट के लिए या तो आप पूरा कैटायन पे चार्ज देख लो, क्या है कैटायन का चार्ज देख लो, और या फिर आप एनायन का चार्ज देख लो, किसी भी एक का जो भी आपको अच्छा लगे। एग्जांपल देके समझाता हूं, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो एग्जांपल लेता हूं HCl। HCl क्या है, एसिड है, तो HCl के लिए मैं क्या देखूंगा, मुझे कितने H+ आयंस दे रहा है। भैया एक H+ आयंस देगा ये मेरे को। अगर मैं H2SO4 लिखूं, कैसे टूटेगा H2SO4, 2H+ प्लस SO4 2-, यहां से 2H+ मिलेंगे आपको। तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर NF की वैल्यू 1, इसके लिए NF की वैल्यू 2। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक ही OH- मिलेगा, एन फैक्टर की वैल्यू 1। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दे, OH कितने मिलेंगे, 2, तो 2 हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। अगर मैं कोई सोल्ट लिखूं NaCl, मैंने क्या कहा, कैटायन या एनायन किसी का भी चार्ज देख लो, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -1, जो आपको अच्छा लगे। कैटायन का चार्ज याद हो तो कैटायन से देख लेना, एनायन का चार्ज समझ में आ रहा हो तो एनायन के से देख लेना, वही आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है भाई, हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स यहीं पर खत्म होती है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।